पिछले कुछ दिनों से मैं कंफ्यूज हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देख के। एक तरफ गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि लोग अपने रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने न्यू वेज कोड में कुछ चेंजेस का प्रपोजल किया, जैसे कि आपके बेसिक जो है वो 50% ऑफ टोटल सैलरी होगी। इसके कारण, क्योंकि प्रोविडेंट फंड एक फैक्टर होता है बेसिक का, 12% ऑफ बेसिक होता है, तो आप ज़्यादा सेव कर पाएंगे अपने प्रोविडेंट फंड में, यानी कि आप रिटायरमेंट के लिए अपने ज़्यादा सेव कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस बजट में गवर्नमेंट ने धीरे से ये पटाखा छोड़ा कि प्रोविडेंट फंड अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा सेव कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप सेव कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी। अब गवर्नमेंट ने जब ये प्रेजेंट किया, तो प्रेजेंट इस तरीके से किया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और कुछ लोगों की उन्होंने नंबर्स भी दिए कि अराउंड 20-25 लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डिपॉज़िट करा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ इससे उन्हीं लोगों पे फ़र्क पड़ेगा जो कि रियली रियली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं? आज के वीडियो में मैं 3 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये कि इस पर्टिकुलर चेंज से किसको फ़र्क पड़ेगा? क्या 10% टैक्स ब्रैकेट में आने वाले को इसके कारण फ़र्क पड़ सकता है? दूसरी चीज़, इसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी? उसका मैंने एक कैलकुलेशन के लिए शीट बनाई है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस एग्ज़ाम्पल को हम देखने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट इनकम आपकी जनरेट हो रही है, क्या इसके ऊपर कंपाउंडिंग लगेगी या नहीं लगेगी? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि कोई भी टैक्सेशन रिलेटेड आप जब भी डिसीज़न लें, तो अपने सीए से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि एक्चुअली में आपके लिए क्या इंटरेस्ट इनकम बनेगी और उसके लिए आपको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये डे बाय डे थोड़ी-सी क्लियर हो रही है। हो सकता है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कल वो ऑब्सोलीट हो जाए। तो मेक श्योर कि जब आप अपने टैक्सेस को फाइल करें, आप बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जहाँ तक हो सके चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंफर्म करें कि आपके लिए क्या इनकम बनेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस चेंज से सिर्फ 30% टैक्स ब्रैकेट वालों को फर्क पड़ेगा और उसमें से भी उनका जो कि सिर्फ एचएनआईज हैं, या फिर क्या इससे 10% और 20% टैक्स ब्रैकेट वालों को भी फर्क पड़ सकता है। तो अगर हम एक केस लेते हैं हस्बैंड और वाइफ का, जो कि दोनों अपने रिटायरमेंट गोल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और सेविंग्स कर रहे हैं, तो हस्बैंड की जो भी इनकम थी वो उनको यूजुअली खर्चों में और अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स के अंदर लगा रहे थे। और वाइफ की जितनी भी इनकम थी उसको वो सेविंग के लिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की सेविंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। माना कि वाइफ कहीं पे जॉब कर रही हैं और उनके पास 2,000 रुपए का पीएफ मंथली इन्वेस्ट होता है। तो टोटल जो ईयरली इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई 24,000 पीएफ की। अब इसके बाद वाइफ के पास सैलरी से जो भी एक्स्ट्रा इनकम बचती थी, ये कपल वीपीएफ में इन्वेस्ट कर देता था, जहां पे इनको ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट मिलता था और टैक्स फ्री इनकम थी उनके पास। तो यहाँ पे अगर कपल अभी तक 3 लाख रुपए तक का पैसा डाल रहा था वीपीएफ में अपनी रिटायरमेंट के लिए, तो टोटल एक साल के अंदर इन्होंने 3,24,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। इसके ऊपर अभी तक इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना था। लेकिन अब क्या होगा? अब सिर्फ ये 2.5 लाख रुपीस के ऊपर इनको इंटरेस्ट फ्री इनकम मिलेगी और उसके बाद का जितना भी अमाउंट है, इस केस के अंदर 74,000 रुपीज, इस 74,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम इनको बनेगी उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही ऑब्वियस है कि 10% और 20% टैक्स ब्रैकेट वालों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इट इज़ नॉट मटीरियल कि सिर्फ 30% वाले ही इसमें आएंगे। 30% वाले जिनकी सैलरीज बाय डिफॉल्ट ज़्यादा हैं, वो बाय डिफॉल्ट इस नेट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो अपनी तरफ से खुद इन्वेस्ट कर रहे थे अपने रिटायरमेंट के लिए, स्पेशली जो वीपीएफ में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इनमें से काफ़ी लोग हैं जो इस टैक्स ब्रैकेट में भी आते थे। अब सेकंड हम बात करेंगे ये देखने के लिए कि एक्चुअली में इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा इस एक्स्ट्रा अमाउंट पे और उसके लिए आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मानते हैं रवि हैं, जिनकी इस तरीके से इनकम है कि पर मंथ उनका पीएफ 10,000 रुपये सैलरी से कटता है। इसके साथ साथ वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और हर महीने 10,000 रुपये वीपीएफ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि उनका टोटल जो एक साल के अंदर पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 2,40,000 रुपये है। अब इस पीएफ की कंट्रीब्यूशन के ऊपर उनको मंथली इंटरेस्ट जनरेट होता है। हमें मालूम है कि इंटरेस्ट जो है क्यूमुलेटिव इन नेचर होगा, क्योंकि वो इस महीने की इन्वेस्टमेंट प्लस पिछले महीने की इन्वेस्टमेंट को मिला के जनरेट होगा। तो ओवर द ईयर उनके 11,115 रुपये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के जनरेट होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी नेट पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम है, तो इनको कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा और इनको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना होगा। अब ये एज्यूम करते हैं कि
रवि ने एक मंथ में 30,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी 10,000 की बजाय। उनके पास 20,000 एक्स्ट्रा कहीं से आए, जिसके कारण इन्होंने 30,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी। अब इनका नेट पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो 2,60,000 हो गया। हमारे पास लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, यानी कि इन्होंने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेबल कंपोनेंट में आ गया। ये 10,000 रुपए मार्च मंथ के कारण एक्सीड हुए, इसलिए आपको ये मार्च के ब्रैकेट में नजर आ रहे हैं। इस एक्स्ट्रा कंपोनेंट के ऊपर इनका जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो हमने यहाँ पे डाला है, जो जनरेट होता है या जो कैलकुलेट होता है इस इंटरेस्ट रेट के बेस पे। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डालेंगे, जो भी पीएफ का चल रहा है उसके बेस पे आपको यहाँ पे टैक्स कंपोनेंट नजर आ जाएगा कि कितना बनता है। इसके बाद हमने ये भी लिखा है कि इनका टैक्स ब्रैकेट क्या है। मानते हैं 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 71 रुपीज का इनका टोटल टैक्सेबल इंटरेस्ट बना था और इसके ऊपर इनको 22 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं इन्होंने 10,000 रुपए पर मंथ की जगह पे 20,000 रुपए पर मंथ देना शुरू कर दिया है। तो 20,000 रुपए अगर ये पर मंथ देते हैं तो इसके कारण इनका टोटल सम बन जाता है 3,60,000 रुपए। तो ये 3,60,000 का मतलब इनके करीबन करीबन 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा बने हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट लिखा हुआ है। और इसके कारण इनका जब से ये एक्सीड होना स्टार्ट हुआ, जिस मंथ से एक्सीड होना स्टार्ट हुआ उस मंथ से इनके इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट कंपोनेंट भी कंपाउंडेबल है, यानी कि जो पिछले महीने पे इनका इंटरेस्ट निकला था अगले महीने उसका इंटरेस्ट ऐड होगा और इसी तरीके से टोटल इंटरेस्ट कंपोनेंट जो इनका बन जाता है वो निकल के यहाँ पे आता है, जो लिखा है 1853 रुपीज। 1853 रुपीज के ऊपर क्योंकि ये 30% टैक्स ब्रैकेट में है प्लस 4% का सेस लगता है, तो 578 रुपीज का इनको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा। यहीं पे अगर ये 10% टैक्स ब्रैकेट में होते तो 10% टैक्स ब्रैकेट के लिए इनका जो टैक्स बनता वो करीबन करीबन 193 रुपीज बनता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो इस एक्सेल शीट को आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इस एक्सेल शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप मेरी साइट पर जाके वहां से इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके उसमें एडिटिंग करके वैल्यूज डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरी चीज हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर कंपाउंडिंग कैसे लगेगी। जो इंटरेस्ट आपने इस साल पे किया है उसके ऊपर अगले साल आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो तीसरी कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये कैलकुलेशन 2 का बॉक्स बनाया है। यहाँ पे आपके टोटल टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन प्रीवियस ईयर की जो होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको डालनी है। वैसे तो इस शीट से यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे अलग से वैल्यू भी इसकी डाल सकते हैं और उसके बेस पे ये आ जाएगा कि आपकी जो पिछले साल की इनकम थी उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपका बनेगा और कितना आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो मानते हैं अगर मेरे पिछले साल मैंने एक्स्ट्रा 1,10,000 पे किया था, तो उस 1,10,000 रुपए के ऊपर मुझे पूरे साल का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा साल वो अमाउंट जो है वो अलग बकेट में रहा है। इसकी क्लैरिफिकेशन आई थी कि इसके ऊपर टैक्स उसी तरीके से लगेगा जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स लगता है। जो भी अमाउंट आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर जमा कराते हैं एक साल में, वो एक अलग बकेट में चला जाता है। यानी कि अगर इस बकेट से अमाउंट निकल के उस बकेट में चला गया है तो दूसरी बकेट के अंदर पूरे साल उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और उस इंटरेस्ट पे आपको वापस से टैक्स देना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको एक ही बार टैक्स नहीं देना, इसका हर साल आपको टैक्स देना पड़ेगा जब तक कि वो अमाउंट आपके 3 लाख की लिमिट को क्रॉस करता रहेगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक दो बातें और भी सोचने की हैं। एक बात ये, जैसे कि आप मार्च में जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं उसका इंटरेस्ट एक्चुअली अप्रैल में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चले हैं कि मार्च का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको मार्च में ही करनी है। इसकी क्लैरिफिकेशन अगेन विद टाइम आएगी, तब हम देख सकते हैं कि क्रेडिट होते टाइम करना है या फिर जिस महीने आपने कंट्रीब्यूट किया है उस महीने में आपको इसकी कैलकुलेशन को लेना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके ऊपर पोटेंशियल टैक्स इंप्लीकेशन क्या हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा था, मेक श्योर आप अपने सीए को जरूर कंसल्ट करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो सैलरीड क्लास हैं और जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चेंज लॉ का। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है जहां पे मैंने न्यू वेज कोड का एनालिसिस किया है एग्जांपल के साथ, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इस टॉपिक पे आने वाले टाइम में और क्लैरिटी आएगी और मैं इसके ऊपर आपको वीडियो और शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं इस तरीके के वीडियो शेयर करूं। तो जल्दी आएंगे एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।